आदाब नाज़रीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडरों के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग केस में ईडी की सरगर्मियां लगातार जारी हैं। पुलवामा हमले के बाद मरकजी एजेंसियों की कार्रवाई में मजीद तेजी आई है। उधर आज मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक की तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने दहशतगर्दी मुखालिफ कानून के तहत यह कार्रवाई की है, यानी अब दहशत के आकाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले कई माह से लगातार मरकजी एजेंसियां मुतहर्रिक हैं। इस बीच अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनके घर पर तलाशी ली गई। इस छापामारी के दौरान गिलानी के घर से अमेरिकी डॉलर्स भी मिले थे। इसके बाद ईडी ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। यासीन मलिक और सैयद अली शाह गिलानी के घर पर छापे के दौरान गैर मुल्की करेंसी बरामद होने पर ईडी ने 14 लाख से ज्यादा का जुर्माना आयद किया है। मरकजी एजेंसियों की इस कार्रवाई से अलहदगी पसंदों के खिलाफ दायरा तंग होता जा रहा है, ताकि दहशत के इन आकाओं को बेनकाब किया जा सके। सबसे पहले दाखिला सेक्रेटरी राजीव गोबा की बाइट आप सुनिए। The organization which has been declared unlawful today, that is the Jammu and Kashmir Liberation Front, led by Mohammad Yasin Malik, has spearheaded the separatist ideology in the valley, and it has been at the forefront of separatist activities and violence since 1988. Murders of Kashmiri Pandits by JKLF in 1989 had triggered their exodus from the valley. And Mohammad Yasin Malik was the mastermind behind the purging of Kashmiri Pandits from the Kashmir Valley and was responsible for their genocide. JKLF के विरुद्ध कई सारे गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का मामला, डॉक्टर रुबैया सईद जो श्री VP सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री थी। तो अलहदगी पसंदों पर और खास तौर से टेरर फंडिंग पर एक तरह से दायरा तंग होता जा रहा है और मरकजी एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद तफसील से हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडरों के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग केस में ईडी की सरगर्मियां लगातार जारी हैं। ईडी ने कहा है कि JKLF चेयरमैन यासीन मलिक के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने का अमल जारी है, यानी अब दहशत के आकाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले कई माह से लगातार मरकजी एजेंसियां मुतहर्रिक हैं। इस बीच अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनके घर पर तलाशी ली गई। इस छापेमारी के दौरान गिलानी के घर से अमेरिकी डॉलर्स भी मिले थे। ईडी ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। यासीन मलिक और सैयद अली शाह गिलानी के घर पर छापे के दौरान गैर मुल्की करेंसी बरामद होने पर ईडी ने 14 लाख से ज्यादा का जुर्माना आयद किया है। मरकजी एजेंसियों की इस कार्रवाई से अलहदगी पसंदों के खिलाफ दायरा तंग होता जा रहा है। लगातार इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि वादी में पत्थरबाजों को पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के आका फंडिंग करते हैं। इस छानबीन में मरकजी एजेंसियों को कई सुराग भी हाथ लगे। खासकर कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडरों के तार भी अब इससे जुड़ रहे हैं। इस बीच दहशतगर्दों के आका हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन पर कार्रवाई करते हुए उसकी 13 जायदादों को जब्त कर लिया गया है। सैयद सलाहुद्दीन हिंदुस्तान को मतलूब है। वो पाकिस्तान में आजाद रहकर अपनी नापाक हरकतें अंजाम देता रहता है। यानी मरकजी एजेंसियों ने अब दहशत के आकाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए टेरर फंडिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। इस कार्रवाई के जरिए अब तक 7 करोड़ की जायदाद को जब्त किया गया है। टेरर फंडिंग के जरिए वादी में नापाक अजायम को अंजाम दिया जाता था। NIA और ED की ये कार्रवाई काफी पहले से चल रही है। NIA ने जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के सिलसिले में गुज़िश्ता साल 30 मई को पहला मामला दर्ज किया था।
पहली गिरफ्तारी 24 जुलाई को हुई थी। जांच के दौरान एनआईए ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली में 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और तकरीबन 1000 काबिले एतराज दस्तावेजात और 600 इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए थे। जांच के दौरान 300 से भी ज्यादा गवाहों से पूछताछ की गई थी। जांच के दौरान एनआईए को पता चला कि हुर्रियत लीडर दहशतगर्द और पत्थरबाज मंसूबाबंद साजिश के तहत रियासत में दहशतगर्दाना हमलों, पथराव और तोड़फोड़ की दीगर सरगर्मियों में मुलव्विस है। यह साजिश पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के शय और हिमायत से रची गई। ये भी सामने आया कि हुर्रियत के लीडरों ने कश्मीर में नौजवानों का एक कैडर बना रखा था, जिनका काम पत्थरबाजी, तशद्दुद और खास तौर से सलामती दस्तों को निशाना बनाना था। ये नौजवान हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन अलाहिदगी पसंद लीडरों और पत्थरबाजों की रहनुमाई में इन कार्रवाइयों को अंजाम देते थे। एनआईए और ईडी लगातार मुतहर्रिक हैं ताकि दहशत के इन आकाओं को बेनकाब किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मरकजी हुकूमत के इस कदम से तो यही लगता है कि आतंकवाद और दहशत गर्दी को लेकर मरकजी सरकार अब बहुत संजीदा है। जिस तरह से उसने कदम उठाए हैं, खासतौर से पुलवामा हमले के बाद एक तरह से आतंकवाद और दहशतगर्दों के जो आका हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता जा रहा है, दायरा तंग होता जा रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे हम तारुफ कराए थे। मेरे साथ इफ्तिखार मिसगर साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। सुनील सेठी साहब स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी साहब सियासी तजिया निगार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, दिफाई उमूर के माहिर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। सर्वकमल दत्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तजिया निगार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा कांग्रेस स्पोक्स पर्सन पल्लवी शर्मा भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू प्राइम डिबेट में। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह से टेरर फंडिंग को लेकर या जेकेएलएफ पर बैन लगाया गया है, सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं कर्नल साहब? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसे ही इन मामलों में इस एक्शन को इतना डिले किया गया कि इसकी एक कैंसरस ग्रोथ बढ़ती चली गई और आज स्थिति विकराल हो गई। अब एक अच्छी बात है सरकार की तरफ से कि अब जब एक्शन लिया जा रहा है तो चारों तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। यानी कि हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाहुद्दीन के एक बेटे को, शाहिद यूसुफ को 2017 में पकड़ा गया। 2019 में अब उसके दूसरे बेटे शकील यूसुफ को पकड़ा गया, उसकी 13 संपत्ति जब्त की गई। उधर यासीन मलिक के जेकेएलएफ पर बैन लगा दी गई। उधर जैश मोहम्मद के मसूद अजहर के खिलाफ सबूत पे सबूत न केवल पाकिस्तान को बल्कि दुनिया के तमाम देशों को पहुंचाए जा रहे हैं। उधर लश्कर तैयबा के अभी जनवरी 2019 में जयपुर में उसके एक मोहम्मद हुसैन को पकड़ा गया। कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ से जो ये अटैक किया जा रहा है ये जरूरी है, हालांकि डिले हुआ लेकिन ये जरूरी है। बिल्कुल कर्नल साहब, ये कदम अगर सरकार और पहले उठाती, जैसा कि आप कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अगर ये कदम पहले उठाया जाता तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती। पुलवामा जैसा हमला या आए रोज जिस तरह से हमारे जवान मारे जाते, शायद इस तरह की कार्रवाइयां इतनी ज्यादा नहीं होती। बिल्कुल क्लियर सर, पुलवामा के हमले के अंदर 38 मेंबर्स का जो बना हुआ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसने ये कहा कि अगर टेरर फंडिंग ना हुई होती तो पुलवामा हमला ना होता। यानी कि इस पुलवामा हमले को भी रोका जा सकता था अगर ये एक्शन टाइमली होता। बिल्कुल। सलमान निजामी, क्या इसे आप टेरर फंडिंग पर सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक मानते हैं? और यह कदम सरकार की तरफ से अगर पहले उठाया जाता तो कश्मीर में तस्वीर बदली होती? देखिए, कश्मीर के जो हालात हैं उसको आप पैसे से तोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई जायज़ है, क्योंकि आपने 2016 में देखा 250 से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ और उस वक्त जो हुर्रियत की कॉल्स भी होती थी उस पर भी लोग जो है उनके काबू में नहीं आए।
ये काफ़ी आप ही के चैनल पे मैंने डिबेट किया था पिछले साल। उस वक्त ये डिबेट हुआ था कि जो हुर्रियत के लीडरान हैं वो अगर कोई प्रोटेस्ट कैलेंडर इशू करते थे उसको ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। तो मुझे लगता है कि ये उस वक्त भी कार्रवाई हुई थी और आज भी हुई थी, और आज वही लोग जो भाजपा के साथ तब थे आज वो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो कश्मीर है उसको जो पैसा कहाँ से आ रहा है वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है, और ये रोक लगनी चाहिए। अगर बच्चों को भड़काया जा रहा है पैसे के नाम से, उस पर भी कार्रवाई की जाती है, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन मसला कश्मीर जो है उसको इसके साथ रिलेट ना किया जाए। मसला कश्मीर जो है उसका हल होना चाहिए, और मुझे लगता है कि बातचीत तो से यही हल लोग होगा। सलमान निजामी, यही लोग जिनके खिलाफ आज कार्रवाई हो रही, यही नहीं चाहते कि कश्मीर का मसला हल हो। टेरर फंडिंग जैसे मामले इनसे जुड़े हुए हैं, और अब सरकार खुलासा कर रही है, जो हमारी एजेंसियां वो खुलासा कर रही हैं लगातार। जी बहुत ठीक है, लेकिन कश्मीर में सिर्फ यही लोग जो हैं पीछे नहीं है। आप इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? कश्मीर में मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो है उनसे बात करिए। इसमें आज जो शाह फैसल जैसे लोग जो हैं, जो IAS छोड़ के मेन स्ट्रीम में जुड़े हैं, वो भी कश्मीर से हैं, और उनके साथ किस तरह के युवा जो हैं वो जुड़ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि कश्मीर के जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उनको कॉन्फ्रेंस में लेके उनसे बातचीत की जाए। आप जितना पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस देंगे वो उतना ही आप पे हावी होगा, इसलिए हमें उनको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, और इन लीडरों को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। हमारे को प्रायोरिटी जो देने की जरूरत है। सलमान निजामी, बात कब तक होती रहेगी? सलमान निजामी बहुत मौका दिया गया। यही अलाहिदगी पसंद लीडर हैं जिन्हें यहाँ की सरकार ने सब कुछ दिया, सब कुछ प्रोवाइड कराया, सिक्योरिटी से लेकर सब कुछ इन्हें दिया, लेकिन बदले में इन लोगों ने क्या दिया? हिंदुस्तान को किस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है? बदले में ये कह रहे हैं इसी सरकार ने इनको दिया भी और छीना भी। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई किसी गलत मामले में है उस पर कार्रवाई की जाए, हम उसका साथ नहीं देते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसको जो आपने दूर किया वो खतरनाक है। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी मुलविस हो, हमने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया, हम सेपरेटिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते जो वायलेंस को जो है वो इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी दे। लेकिन हम चाहते हैं कश्मीर का मसला हो, बातचीत से मसला हो, और इलेक्शन के टाइम पे ये अफर तफर करने की जो वजह थी, मुझे लगता है कि 4 साल पहले से अगर ये कार्रवाई शुरू होती आज हमें इस हालत पे नहीं। सर्वकमल दत्ता जी, ये वाकई में पूछी जा सकती, वाकई में जो कदम सरकार की तरफ से उठाया गया इसे देर आयत दुरुस्त आयत कहा जा सकता है? कदम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है। सर्वकमल दत्ता जी, एक कहावत है अंग्रेजी में, बेटर लेट देन नेवर, और मैं समझता हूं कि ये कदम बहुत पहले उठाने की आवश्यकता थी। खास करके जब उरी का मामला आया था, उरी पे जब हादसा हुआ उसके बाद जब सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी दौरान ये तमाम कदम उठ जाना चाहिए था। पर डेफिनेटली आप जिस तरह का पहल हो रहा है भारत सरकार के तरफ से और तमाम जो कदम उठाया जा रहा है पुलवामा के बाद, वो अपने आप में ऐतिहासिक है और महत्वपूर्ण है। इस तरह का कठोर कदम पहले कभी नहीं उठाया गया है कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में, और डेफिनेटली ये जो लगातार जिस तरह से धरपकड़ हो रहा है और जिस हिसाब से कदम उठाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत अप्रिशिएटिव है। यहाँ पे हमें देखने की आवश्यकता है कि टेरर फंडिंग को लेके जिस तरह का चरम सीमा पे गया है और आतंकवादी गतिविधि जिस हिसाब से बढ़ा है टेरर फंडिंग को लेके, उस पे चारों तरफ से नकल कसने की बहुत आवश्यकता है। टेरर फंडिंग का एक मुख्य रूप अगर देखा जाए तो वो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है। लिबरेशन का मतलब आप अंग्रेजी में आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लिबरेशन का मतलब क्या होता है। तो वो तो कहीं ना कहीं पे बहुत पहले से ही बैन के हकदार में से थे ये। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इन्हें जो छूट दी गई, इन्हें बहुत पहले बैन कर देना चाहिए था। एक छोटा सा चीज और मुझे ऐड जो सर्वकमल दत्ता जी, जो छूट दी गई, जो ढील दी गई इन्हें, ये आजाद टहलते रहे और अपने काम अंजाम देते रहे, ये हमारी सरकारों की नाकामी है एक तरह से। 10 सेकंड मुझे और दे दीजिएगा। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है ये ओरिजिनली प्लेबिसाइड फ्रंट रहा है, एक संस्था प्लेबिसाइड फ्रंट का एक हिस्सेदार है ये, और ये कहीं ना कहीं पे एक आतंकवादी संगठन था। 1984 तक इसका बाकायदा अपना एक मर्सनरी आर्मी था जिसपे आपके तमाम जितने सारे हथियार उठाते थे और आपके AK-47 से लेके तमाम चीजें होता था इनके पास, और ये एक डिसबैंडेड ऑर्गेनाइजेशन था
1984 में इसने अपने आप को तब्दील किया, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हिसाब से इसने अपने आप को स्थापित किया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको मैं पाक एनस्लेव्ड कश्मीर कहता हूं, वहां पे इसका एक काउंटर पार्ट है, वो भी JKLF का ही एक हिस्सा है। उनके बीच में और इसके बीच में टकरार हुई और उसके बाद ये स्प्लिट हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन। ये हमेशा से एक आतंकवादी संगठन था। इससे बहुत पहले इससे वो लगना चाहिए था, अंकुश लगना चाहिए था। तकरीबन 40 FIR हों, जिसके ऊपर बड़े बड़े इल्जामात और संगीन इल्जामात हों, आखिर उसे कैसे खुला छोड़ा जा सकता है? क्या यह कदम वाकई में बहुत देरी से उठाया गया सरकार की तरफ से? देखिए हुरैरा साहब, जैसे सलमान साहब ने बात करी यहाँ पे, मैं उसके साथ सेकंड करता हूँ उस बात को। और जैसे कर्नल साहब ने कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मुझे नहीं लग रहा है कि आज की डेट में जो ये बातें हो रही है, आज की डेट में जो ये गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, ऑल्दो अगर NIA ये काम कर रहा है, हम ये नहीं कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। एक एजेंसी अगर इस पे लगी हुई, हम ये नहीं कहते हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आज ही क्यों, इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों, आज से 4 साल क्यों नहीं? मुझे लग रहा है, और जो आम लोगों को यहाँ पे एक ये जा रहा है, मैसेज जा रहा है कि कानून को सियासत के इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। और चाबुक एक ही होना चाहिए, चाबुक विश्व हिंदू परिषद पे भी वही होना चाहिए। नहीं, लेकिन इफ्तिखार मिसगर साहब, मेरे हिसाब से ठीक है, देर हुई, लेकिन दुरुस्त कदम उठाया गया। अगर अब भी ये कदम इफ्तिखार साहब नहीं उठाया जाता तो पुलवामा जैसे आगे और हमले देखने को मिलेंगे, हमारे और जवान शहीद होते रहेंगे अगर इस तरह का कदम नहीं उठाया जाएगा। एनालॉजी आप ला रहे दोनों चीजों को लेकर, वो एक डिक्लेयर्ड आतंकवादी संगठन है JKLF। मैं कैसे मान सकता हूं, नहीं एक मिनट सुनिए ना मेरी बात आप, मैं कैसे मान सकता हूं कि ये, एक मिनट मुझे कहने दीजिए, सवाल मुझे पूछा गया है। मैं कैसे कह सकता हूं कि ये स्टेप सही है, जबकि इन्हीं लोगों से अटल बिहारी वाजपेयी की बारहा मुलाकातें हो गई, दिल्ली में इनके साथ मीटिंगें हो गई, दिल्ली की सरकार इनके साथ हर समय मिलने आती थी, इनको बुलाती थी, इनसे जो तय होता था। ठीक है, मैं इफ्तिखार मिसगर साहब आपके पास आऊंगा, कुछ ऑडियो में तकनीकी खराबी लग रही है, मैं इफ्तिखार मिसगर साहब आऊंगा, इस पर आपसे बात करूंगा। लेकिन सुनील सेठी जी, जिस तरह से यह कदम उठाया गया, बहुत अच्छा कदम है कि इस पर टेरर पर कहीं ना कहीं एक तरह से लगाम लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। लेकिन यह कदम सुनील सेठी साहब बहुत देर से उठाया गया। शायद अगर यह कदम पहले उठा लिया जाता तो हमारे इतने जवानों की शहादत नहीं होती, हमारे मुल्क का इतना नुकसान नहीं होता। सुनील सेठी साहब, देखिए, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी सेंटर में, तभी से हमने ये रुख अपनाया कि उग्रवादियों को या जो अलगाववादी हैं उनके साथ सख्ती के साथ डील किया जाए। बीजेपी और PDP के अलायंस के दौरान भी हमने जो है, अगर आप काउंट करेंगे तो काफी ज्यादा जो है मिलिटेंट्स उस टाइम पे हमने जो है उनको न्यूट्रलाइज किया। लेकिन होम क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट है और उस पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और होम जो है वो हमेशा से ही कश्मीर की पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, उनके कंट्रोल में रहा। अब जब से गवर्नर रूल है और प्रेसिडेंट रूल है, तब से हाथ खुले हैं। और गवर्नर रूल आने के बाद से जो आप हालात देखिए, अगर उसके बाद और जो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे हुआ, उस पे लगातार जो है वो सख्ती बनती जा रही है। असल में मिलिटेंट्स को या सेपरेटिस्ट को, कि पिछले 4 साल में आप ये कदम उठा सकते थे, क्योंकि हालांकि मैं अगर इससे पहले चला जाऊं, कांग्रेस की सरकार थी, वो सरकारें कदम उठा सकती थी। सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 4 साल में आप क्यों मजबूर रहे? ये कदम उठाया जा सकता था। देखिए, मजबूरी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि होम जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है और स्टेट होम डिपार्टमेंट जो है दैट वाज विद PDP, हमारी पूरी कोशिश थी। और उसके बाद जो है हमने न्यूट्रलाइज तो काफी लोग किए, लेकिन जिस इफेक्टिवनेस के साथ डील हम आज कर पा रहे हैं, शायद उस टाइम पे वो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन ये बात सोच के चलिए कि अब जो है वो ये साफ है कि मिलिटेंट्स और सेपरेटिस्ट के साथ जो है वो नरमी का बर्ताव जो है, जो शायद पिछले 3 दशक से चला आ रहा है, वो नहीं होगा। हमारे को अब यह पता है कि इस बीमारी का इलाज जो है वो क्या है। इस बीमारी का, चाहे वो अलगाववाद हो, चाहे वो मिलिटेंसी हो, उसका इलाज ये है कि इसको सख्ती के साथ डील किया जाए। और इसलिए अब ये टाइम है मल्टीपल स्ट्राइक का।
मल्टीपल टेरर स्ट्राइक का। अब इसमें हम पाकिस्तान के ऊपर भी स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और मिलिटेंट्स के ऊपर भी करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो। और उसके साथ ही जो मिलिटेंट्स के सपोर्टर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल जमात के रूप में सामने आते हैं या नॉन पॉलिटिकल जमात के रूप में सामने आते हैं, हम बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं उनके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक करने में। अभी आने वाले टाइम में और सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है वो भी होंगे। जो बाकी सपोर्टर्स हैं सेपरेटिज्म के, मिलिटेंसी के, उनको भी टारगेट करना जरूरी है। दूसरी बात, मेरे भाई ये कह रहे थे कि इसकी टाइमिंग के बारे में, जब देश के ऊपर बात आती है तो क्या आप उसके टाइम देखोगे कि इलेक्शन के बाद हम ये चीज करेंगे? जब बात ये आ रही है कि मेरे देश का जवान जो है वो शहीद हो रहा है, आम नागरिक जो है वो शहीद हो रहा है, तो मैं क्या उसमें वेट करूंगा कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद ही एक्शन होगी? जिस एक्शन को आज होना है उसको आज ही होना है। और ये एक नया जंग है जो हम जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के बाहर भी लड़ रहे हैं। आपके पास भी मौका बहुत अच्छा था इनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, बहुत अच्छा मौका था। देखिए, जब हम पीडीपी के साथ अलायंस में थे तो काउंट करिए कि हमने कितने मिलिटेंट्स और कितने जो है उनके सपोर्टर्स को मारा था। हमने पीडीपी को जो है वो ताज तो दिया, लेकिन वो ताज जो है वो मिलिटेंट्स की लाशों के ऊपर बिठा के दिया था। हमने उस पर कोई लिहाज नहीं किया, किसी मिलिटेंट का लिहाज हमने नहीं किया। आज और उस वक्त पे पीडीपी जो है वो हमारे साथ सपोर्ट पे थी। जब हम लोगों को मारते थे तो पीडीपी हमारे साथ रहती थी, जब मिलिटेंट्स मरते थे तो पीडीपी हमारे साथ थी। आज वही पीडीपी जो इफ्तिखार मिस्टर साहब आपके पास भी होगा, सर कमल दत्ता जी आपके पास भी होगा, लेकिन उससे पहले पल्लवी शर्मा के पास मुझे जाना है। मुझे पल्लवी शर्मा, क्या आपको लगता है कि ये सरकार आतंकवाद को लेकर, दहशतगर्दी को लेकर अब फ्रंट फुट पर खेल रही है, फ्रंट फुट पर खेलेगी? अब दहशतगर्द और आतंकवादियों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं। अबू हुरैरा जी, आप इतने जिम्मेदार पत्रकार हैं और न्यूज़ 18 उर्दू भी बहुत जिम्मेदार चैनल है। मुझे लगता है ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले, ऐसा सवाल पूछने से पहले भी ज्यादा दूर नहीं, भाजपा तो 70 साल तक चली जाती है। मैं सिर्फ 4 साल पहले की बात करूंगी, 2014 में क्या हुआ था। मोदी जी आए थे और भाजपा के मैनिफेस्टो में साफ लिखा था कि हम टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस दिखाएंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। 2014 से 2018 तक आप देख लीजिए, आंकड़ा क्या कहता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही सबसे ज्यादा जवान इन 4 सालों में शहीद हुए हैं। शर्मा, कम से कम इस सरकार में आपको सर्जिकल स्ट्राइक नाम तो सुनने को मिला। खत्म करने दीजिए, ये गलत बात है। आपने सबको बहुत मौका दिया है बोलने का, आप प्लीज वही निष्पक्षता मेरे साथ भी दिखाइए। सर्जिकल स्ट्राइक क्या आपने 5 सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ने की, हमने छाती नहीं पीटी, तो इसका क्या मतलब? आप जैसे पत्रकारों ने भी उस पर रिसर्च नहीं की। 5 सर्जिकल स्ट्राइक्स कांग्रेस के वक्त भी हुई हमने, लेकिन अपनी सेना को कभी अपनी राजनीति के बीच नहीं लाया जैसे भाजपा लाती है। आप मुझे बताइए, 450 से अधिक पल्लवी शर्मा, मेरा सवाल यह है कि आज जब सरकार टेरर फंडिंग या टेररिस्ट या आतंकवाद के जो आका है उन पर जब शिकंजा कस रही, तो परेशानी क्यों है आपको? कांग्रेस को परेशानी क्यों है? जब दहशतगर्दी पर शिकंजा कसा जा रहा है तो आप लोगों को परेशानी क्या है? आप बताइए। नहीं, एक मिनट, नहीं, क्या परेशानी हुई कांग्रेस को? आप बताइए। आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसने परेशानी व्यक्त की? हमने तो कहा जो इतना ज्यादा आंकड़ा, हमारे जो जवान 450 से अधिक शहीद हो गए आपके 4 साल में, 5000 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन हो गए, 300 सिविलियन मर गए जम्मू कश्मीर में, उसका जवाब कौन देगा? और आप कह रहे हैं सरकार फ्रंट फुट पर खेल रही है आतंकवाद के खिलाफ। डिमोनेटाइजेशन के वक्त नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि अब आतंकवादी हमले नहीं होंगे। आप जानते हैं 2014 से 2018 के पल्लवी शर्मा, ठीक है, ये कदम देरी से उठाया गया, इसे माना जा रहा है। ये कदम सरकार ने बहुत देरी से उठाया, लेकिन अगर सही कदम उठाया तो उसके हक में तो बोलना चाहिए कम से कम। शर्मा जी से अगर ये कदम सही उठाया है तो इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए, इसका वेलकम किया जाना चाहिए। नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया अबू हुरैरा जी, प्लीज सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में बोली, सुन लीजिए। यहां पर अभी सब एक कहावत बहुत बोल रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो क्या हम इस कहावत के लिए वो कहावत भूल जाएं जो संत कबीर ने कही और बचपन से हम सीखते आए हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत।
जो 500 से अधिक जवान शहीद हो गए, पुलवामा में 50 जवान एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए, उसका जवाब कब देगी ये सरकार? और आप कह रही है देर है दुरुस्त है, क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद अब इलेक्शन होने वाला है। पीडीपी उसका जवाब हमने पाकिस्तान को दे दिया, पूरी दुनिया को दे दिया, लेकिन कांग्रेस को नहीं समझ आता है। पीट कर अमित शाह कहते थे, शर्मा जी से मेरा सवाल है, अबू हुरैरा जी। पल्लवी शर्मा सुन लीजिए, पल्लवी शर्मा सुन लीजिए। सर कमल दत्ता जी कुछ सवाल आपसे कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे थे? ठीक है सर कमल दत्ता जी, जल्दी से आप सवाल कर लीजिए। पल्लवी शर्मा सुन लीजिए, रखिए ना जी। पल्लवी शर्मा जी से भी सवाल है और भाजपा के प्रवक्ता से भी सवाल है। मैं मैं समझता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता ने जो कहा है, मेरा मानना है कि पीडीपी के साथ बीजेपी का जाना अपने आप में ऐतिहासिक ब्लंडर था। इट वाज ए हिस्टोरिकल ब्लंडर, और उसके चलते ये यहां तक सिचुएशन आई है और नौबत यहां तक आई है। पर बेटर लेट देन नेवर, जैसे मैंने पहले कहा है कि कम से कम अब इस सरकार को समझ में आया है कि आतंकवादी सोच के लोगों के साथ बुलेट के हिसाब से ही बात की जा सकती है, वहां पे कोई गुलाब दे के बात नहीं हो सकता है, और इसलिए आप इतने सारे कदम उठा रहे हैं। जहां बात आती है पल्लवी शर्मा जी की, मैं आपसे पूछता हूं, शर्म एल शेख में जाके आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई विषय नहीं है, किसने कहा था? डॉक्टर मनमोहन जी ने कहा था शर्म एल शेख में जाके, आप भूल गए उस किस्से को? दूसरा सवाल आपसे यह है पल्लवी जी कि अभी सैम पेट्रोडा ने कहा है मुंबई के घातक आतंकवादी हमला के बाद हम लोग भी कर सकते थे पर हमने किया नहीं, तो उससे तो साबित हो जाता है ना कि यूपीए सरकार की किस तरह की सोच थी आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को लेकर। तीसरी बात, एमनेस्टी आतंकवादियों को किसने दिया था? यूपीए सरकार ने दी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कश्मीर का मामला 1948 में संयुक्त राष्ट्र में कौन लेके गया था? मैं फिर आ रहा हूं सलमान। आज अगर कश्मीर का मसला में अगर कोई इशू अगर है तो वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और ठीक है सर कमल दत्ता जी, अब जवाब जल्दी से सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अभी आप मुझे पाठ पढ़ा रहे थे, अभी ये मुझे पाठ पढ़ा रहे थे कि सुनने की क्षमता दिखाई, अभी ये खुद लगातार बोले जा रहे हैं। पल्लवी जी अब जवाब दे दीजिए, अब जवाब दे दीजिए, आपको नहीं सवाल किया जाएगा क्योंकि इनके सवाल मुझे से होंगे, सरकार से नहीं होंगे। इन्होंने कहा एमनेस्टी दी, इन्होंने कहा एमनेस्टी दी यूपीए की सरकार ने। तो दत्ता जी आप आरएसएस के होंगे, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते भाजपा से, सरकार से पूछ, आरएसएस के नहीं, मैं सच्चाई बोलता हूं और सच्चाई आपको मिर्ची की तरह लगती है, ये सच्चाई है। शर्म एल शेख ने ऑन रिकॉर्ड जाके मनमोहन जी नहीं बोले थे कि आतंकवाद कोई इशू नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैंने नहीं कहा था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जाके कहा था शर्म एल शेख पे, मत भूलिए इस बात को। अच्छा, पंडित नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र लेके गए थे कश्मीर को, ये मत भूलिए। गिलगित बल्टिस्तान किसने दिया था कश्मीर को? किसने दिया था? इसको भी मत भूलिएगा। ऐतिहासिक सच्चाई है, ये सच है। प्लेबिसाइट का आश्वासन किसने दिया था संयुक्त राष्ट्र में कि प्लेबिसाइट होगा, फाइनल सॉल्यूशन के लिए पंडित नेहरू ने दिया था। ये सब बातें बोलने से अगर आप लोगों को मिर्ची लगती है तो बेशक मिर्ची लगे, और उसके चलते आप अगर मुझे एक बार नहीं 1000 बार आप अगर मुझे आरएसएस के कहेंगे, मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है, सच बात बोलने में अगर आरएसएस का कोई हो जाता है तो बेशक हो जाता है, और सच बात बोलने से मैं चूकूंगा नहीं और चुकूंगा भी नहीं। ये ऐतिहासिक सच्चाई है। एमनेस्टी किसने दिया था आतंकवादियों को? आपकी सरकार ने दी थी, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। और 5 सर्जिकल स्ट्राइक की बात आप कर रहे हैं, एक का भी खुलासा कर दीजिए, सबूत दिखा दीजिए। कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक किए थे? मुंबई हादसे के बाद तो आप लोग चूड़ी पहन के बैठे हुए थे। मैं नहीं कह रहा हूं, सैम पेट्रोडा ने कहा ये बात, आपके वरिष्ठ दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के राजीव जी के सलाहकार थे, राहुल गांधी के सलाहकार थे। बिल्कुल ठीक है सर कमल दत्ता जी, पल्लवी शर्मा चेयरमैन कि क्या वाकई में जिस तरह से अलहदगी पसंद लीडरों को एक तरह से छूट दी गई, ढील दी गई, कहीं ना कहीं इसके लिए कश्मीरी लीडरशिप भी जिम्मेदार है? इफ्तिखार साहब। देखिए अबू हुरैरा साहब, जैसे जो ये बात जो जहां बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक पे हम नहीं जाते हैं। जो बेसिक बात है, कश्मीर मसला आज से नहीं है, कश्मीर मसला 1931 से चल रहा है।
और मसले को आप मेन स्ट्रीम या हुर्रियत के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। मसले के सेंटिमेंट्स हर एक कश्मीरी के या जम्मू के लोगों के, लद्दाख के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जो बात आप लोगों ने, जो बात हिंदुस्तान की लीडरशिप ने तब बैनुल अक़वाम में लेके राजशुमारी की बात करी है, जो आज उमर अब्दुल्ला भी बात करता है मेन स्ट्रीम में रह के, जो आज महबूबा मुफ्ती भी बात करती है, उसको इग्नोर कर रहे हैं आप एक साइड से। ठीक है, आपने जो आज रेड किए, जो एनफोर्स एजेंसीज ने यहाँ पे जो काम किया, इसके खिलाफ कोई नहीं उठेगा यहाँ पे। लेकिन जो कश्मीरी मर रहा है पिछले 30 साल से, जो 30-40 साल से जो कंटिन्यूसली कश्मीरी मर रहा है, क्या हिंदुस्तान की सरकार कुनन पोशपोरा पे एनफोर्स NIA को डिप्यूट करेगी? क्या वो उन ब्रूटल किलिंग्स पे NIA को डिप्यूट करेगी हिंदुस्तान की सरकार? देखिए, इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के लिए सियासत का सहारा नहीं लिया जा सकता है। देखिए, ये मसला जहां तक कश्मीर मसले का मामला है मिर्ज़ा साहब, ये इसे तो हुकूमतों को वाकई में मिल बैठना चाहिए। जितने सेक्टर हैं, जितने तबके हैं, जितने फरीकान हैं, सबको कम से कम निकल कर आना चाहिए। लेकिन ये जो नासूर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, JKLF जिस पर पाबंदी लगाई गई, जमाते इस्लामी जिस पर पाबंदी लगाई गई, और जिनके खिलाफ शवाहिद हैं, सबूत हैं, इनका क्या किया जाए इफ्तिखार मिसगर साहब? सर एक ही शक शोबा है। अगर ये नासूर थे तो ये आज ही क्यों? आज से हम पीछे नहीं जाएंगे। हम आज बोलेंगे, जो आज देश की बात करते हैं, जो बोलते हैं कि आज देश खतरे में है, ये देश आज इलेक्शन के टाइम पे खतरे में क्यों पड़ा? क्या ये उस दिन खतरे में नहीं था जब राजनाथ सिंह यहां पे हर 15 दिन के बाद आते थे? मैं बीजेपी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि PDP के टाइम हमने वो किया, ये किया। उनको बोलिए जो उनका एजेंडा था, जो अलायंस। ठीक है, लेकिन इफ्तिखार मिसगर साहब, कम से कम इस कदम का वेलकम कीजिए। देर से जरूर आया है, जरूर हमारी सरकार देर से जागी है, लेकिन यह कदम कम से कम अच्छा है। अगर टेरर फंडिंग पर पाबंदी लग जाएगी, टेरर फंडिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा, तो कम से कम दहशतगर्दाना जो सरगर्मियां हैं, हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कम से कम उस पर तो लगाम लगेगी, उस पर ब्रेक लगेगा। देर से जरूर आया है मिसगर साहब, यह कदम जरूर देर से उठाया गया, लेकिन इस कदम को वेलकम कीजिए। वो तो डिमोनेटाइजेशन के बाद भी लगना था, वो तो नोटबंदी के बाद भी मोदी जी ने कहा था कि अब दहशतगर्दी रुक जाएगी। 3 दिन पहले यहाँ पे कस्टोडियल किलिंग हुई, कस्टोडियल किलिंग पे किसी ने बात नहीं की। कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है मिसगर साहब, बहुत मैं माजरत आपसे करूंगा, मैं फिर आपके पास आऊंगा। सलमान निजामी साहब, इसी बात को मैं आपसे आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अगर ठीक है कदम बहुत देर से उठा, मैं खुद ये कह रहा हूं कि यह कदम सरकारों को और पहले उठाना चाहिए था, या इस तरह के आखिर हालात क्यों बने, इस पर भी सवाल बनता है। लेकिन जब यह कदम उठाया गया, टेरर फंडिंग जैसे नासूर या JKLF जैसी तंजीम, या फिर इसके अलावा जमाते इस्लामी जैसी तंजीमें, जिनके खिलाफ बहुत से शवाहिद हैं, सबूत हैं, आखिर इस कदम का वेलकम आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैंने कभी भी इसको अपोज नहीं किया। मैं कहता हूं मैं वेलकम कर रहा हूं। मैं तो सरकार के साथ हम खड़े हैं। अपोजिशन ने तो डे 1 से कहा, अपोजिशन ने तो ये कहा 2016 में जो हालात खराब थे, आपके ही होम मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने तो ये तक कहा कि हम हुर्रियत से भी बातचीत करेंगे, और आज वो इलेक्शन के टाइम पे हुर्रियत को बोल रहे हैं कि यही सब जो है। हमने कुछ नहीं बोला, अब हम पे सवाल ना उठाए। सवाल आप उन पिछली स्टेटमेंट्स को देखिए, जब राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर जो है वो कश्मीर गए और उन्होंने बिल्कुल जोली फैला दी इनके सामने और कहा कि भाई हम बातचीत करने के लिए इवन सेपरेटिस्ट के साथ भी तैयार हैं। जो आपने यहां से इंटरलोक्यूटर्स भेजे, उन्होंने भी यही कहा कि आपको सेपरेटिस्ट के साथ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन मेरा बार बार ये कहना है कि उस वक्त जो आपने गलतियां की हैं, अगर वो ब्लंडर नहीं किया होता, हमने उस वक्त भी आपके साथ शाना बशाना सरकार के साथ खड़े हुए, चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे उसमें कोई और तंजीम है। हम इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है। और आप ये मत कहिए कि बीजेपी ने कुछ तूफान कर दिया कश्मीर में आज सर्जिकल स्ट्राइक करके। कांग्रेस के टाइम पे भी जो है ऐसी कार्रवाइयां हुई, और तभी जो है 2014 में टेररिज्म का ग्राफ जो है बहुत लो हुआ है। टेररिज्म को टैकल करने के लिए आप अफगानिस्तान जाइए, और आज देखिए कि वहां के तालिबान जो है दुबई में बैठ के कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बातचीत कर रहे हैं। फिर तालिबान और अमेरिका के बीच में बातचीत नहीं होती।
तो जो ममालिक है कत्लेआम बंद होना चाहिए। और आप नेहरू को ब्लेम कर रहे हैं बार बार, अगर नेहरू ना होते तो कश्मीर आपके साथ कैसे होता? कश्मीरी लोगों के सेंटिमेंट्स को देखिए आप एक बेकसूर को मारते हैं। यानी सलमान निजामी सरकार की पॉलिसी भी इसके लिए जिम्मेदार है। एक मिनट, सरकार की पॉलिसी और खासतौर से कश्मीरी लीडरशिप समझ नहीं होती है। सुनिए सुनिए, जो नौजवान मारे गए कश्मीर में 200 से ज्यादा बच्चे मारे गए, उनमें से एज डिफरेंस जो उनका था 17 साल के बच्चे जो हैं वो मारे गए। उनको ये मालूम नहीं है कि आतंकवाद क्या है, उनको ये मालूम नहीं है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन सेंटिमेंट है। उसने देखा कि मेरा बड़ा भाई जो है बेकसूर था, उसने गोली मारी, लेकिन आपको टैकल करना है। इनके हाथों में पत्थर दे कौन रहा है सलमान निजामी? इसी पर तो सरकार एक तरह से जब आपको मालूम था कि ये लोग उनको हाथ में पत्थर देते हैं, आपने इन पे उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? उस वक्त क्यों छोड़ दिया? और आज जब इलेक्शन टाइम जो है आपकी सरकार जाने वाली है, इस वक्त आपने कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये एक, मुझे लगता है कि ये एक एक्सरसाइज है। हम तो आपके साथ तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हम कहते हैं कि ठोस इकदाम किए जाएं। हम नहीं चाहते कि कश्मीर का मसला जो है वो इस तरीके से आप डाइवर्ट करें बार बार अपने मफाद के लिए। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस है, कोई और तंजीम आएगी, लेकिन हमें लोगों को बचाना है। बिल्कुल। हमें कर्नल त्यागी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी जो बात कह रहे हैं कि सरकारें अपना फायदा देखती हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकारें हों या सेंटर की, अगर हम सरकार की बात करें, सब अपना फायदा देखती हैं। वरना ये नासूर कब का खत्म हो गया होता अगर सरकार की पॉलिसी सही होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सभी सरकारें अपना फायदा देखती हैं, लेकिन आप देखिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि कृष्ण जी ने शिशुपाल को ये कहा कि 100 गाली दे ले मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन जिस टाइम तू 101वीं गाली देगा मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। कहने का मतलब ये कि हिंदुस्तान एक टॉलरेंट देश था। गलती थी हमारी, हमको कम से कम सुरक्षा के मामले में टॉलरेंट नहीं होना चाहिए था, पर था। तो वो हो सकता है कि इस वजह से लेट हो। पुलवामा का घटना हो जाने के बाद जैसा देश में बवाल आया, उसके बाद कुछ ना कुछ और ठोस एक्शन लेना आवश्यक था। हमारे कांग्रेस के साथी दो बात जो कह रहे हैं, मैं उसके साथ बिल्कुल खिलाफ हूँ। पहली बात तो ये कह रहे हैं बातचीत। अरे भाई, बातचीत किस बात की? जब बंदूक सामने हो तो गीता नहीं पढ़ी जाती, तो बातचीत का तो सवाल नहीं उठता। दूसरी बात ये कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई, वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, वो जो चीज़ें थी वो हॉट परशूट थे। सर्जिकल स्ट्राइक ये थी जिसका फ्रंटेज 250 किलोमीटर, 2, 4, 5, 10 नहीं, 250 किलोमीटर फ्रंटेज था। जिस बात का सर्जिकल स्ट्राइक, तो वो उनकी बात गलत है। लेकिन सर एक बात, एक सेकंड, अगर बातचीत हल नहीं है फिर क्या हल है? मसल पावर से बात नहीं बनती है, गोलियों से बात नहीं चलती। मसल पावर से ही बात बनती है, मसल पावर से ही बात बनती है। असलियत अभी तक पार्ट 1 हुआ, अभी तक पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 आपने जेके, सर मेरी बात सुनिए, अब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आप 1 सेकंड सुने, आप 5 सेकंड सुने, 5 सेकंड सुने। देखिए, आप 5 सेकंड सुने, मैं बता देता हूँ बात कैसे बनती है। बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो पार्ट 1 हुआ है। अभी तक क्या हुआ? JKLF को उन्होंने बंद कर दिया, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा इनके खिलाफ कुछ एक्शन ले लिया, पकड़ लिया। ये पार्ट 1 है। असलियत में जो और ज्यादा जरूरी था, जो पहले हो जाना चाहिए था, वो ये कि इन लोगों के फेवर में बोलने वाले लोगों के खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। जो लाखों लोग यहाँ सड़कों पे आते, क्या आप कहते हैं कि उन लाखों लोगों को नहीं, जो लाखों लोग यहाँ पे सड़कों पे आते हैं अपना हक मांगने के लिए, हिंदुस्तान के साथ जो वादा बंद हिंदुस्तान कश्मीरियों के साथ है, वो हक मांगने के लिए जो लाखों लोग सड़कों पे आते हैं, क्या आपका कहना यह है कि वो लोग भी फंडेड है, उनको भी पाकिस्तान से पैसा आता है?
अगर आपका ये मानना है तो ये सरासर इफ्तिखार गलत साहब देखिए, मानना है। पत्थर लेके आप अपना लोगों हक को नहीं मांगा देखना जाता है। चाहिए। इफ्तिखार मिसगर साहब, सड़कों पर पत्थर लेकर हक नहीं मांगा जाता है। और ये आपका इल्जाम बिल्कुल गलत है कि यहाँ की सरकार कश्मीर के साथ कुछ नहीं करती है। उठाने पे जब कश्मीर डूब रहा था, किसने बचाया कश्मीर को मिसगर साहब? पे हमें दिल्ली ने मजबूर कर दिया। कश्मीरी पत्थर उठाने के लिए तैयार कभी भी नहीं था। इफ्तिखार मिसगर साहब, जो कदम सरकार अब उठा रही है, जो अलाहिदगी पसंद लीडर है, जेकेएलएफ के जो लीडर है, अब उनकी अब सच्चाई सामने आ रही है ना। आखिर इन नौजवानों के हाथों में पत्थर दिया किसने? इन्हें वर्गलाया किसने? अरे साहब, ये 30 कश्मीर के हर गांव में आप मुझे एक बात मस्जिद है, बड़ी बड़ी मस्जिद है, गांव छोटे होंगे, उसके बाद लाखों लोग सड़क पे आ गए। क्या वो पेड़ थे? सर वहां मंदिर भी क्या है, उसमें मस्जिद सेंटिमेंट भी, कश्मीरियों का मस्जिद सेंटिमेंट का नहीं सवाल है? नहीं। जब महबूबा मुफ्ती वो सेंटिमेंट की बात करती है, क्या आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं? जब उमर अब्दुल्ला सेंटिमेंट की बात करता है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि सेंटिमेंट कहीं है? आप उसको मसल पावर से नहीं दबा सकते हैं। आप कश्मीर मसले को, अरे साहब क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं सुनील सेठी जी, कर्नल साहब मेरे ख्याल से बात हो गई। कर्नल साहब बात आपने कंप्लीट कर ली। मैं इफ्तिखार साहब आऊंगा। पल्लवी शर्मा, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन सुनील सेठी जी, कहीं ना कहीं इस पर जो सरकारों की जो पॉलिसी होती है, कहीं ना कहीं उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर जब पीडीपी के साथ आप सरकार में जम्मू कश्मीर में थे, उस वक्त आखिर इस तरह का कदम क्यों नहीं उठाया गया? ये अलाहिदगी पसंद जिन पर आज कार्रवाई हो रही है, इस पर पहले भी हो सकती थी। जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा या जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा, वो एक पुलवामा के पहले का और पुलवामा के बाद का एक मरहला आएगा। पुलवामा जो है वो एक इंसिडेंट था जिसपे कि भारतवर्ष ने कहा कि अब सब्र हमसे नहीं होगा। उससे पहले सब्र की पॉलिसी थी कि आप बात भी कर सकते हैं, जो लोग हिंदुस्तान के आयन के बीच में रह के बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलवामा होने के बाद सब्र का बांध टूट गया। अब ये आपको समझना चाहिए कि पुलवामा से पहले जो हालात थे अब पुलवामा के बाद बनने वाले नहीं है। दूसरी बात ये कहना कि अगर कश्मीर जो है पंडित नेहरू नहीं होते तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं होता, शायद इतिहास की समझ नहीं है। हिंदुस्तान के साथ कश्मीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वजह से आया, महाराजा ने जो किया। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होने के बाद जब हिंदुस्तान की फौजें जो है वो आगे बढ़ रही थी पीओजे के हिस्से को वापस लेने के लिए, तो किसने उन फौजों को रोका? और किसने जाके बात की जाके यूनाइटेड नेशन में कि हम प्लेबिसाइट करवाएंगे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कहां किसी ने कहा है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए? जब हिंदुस्तान का हिस्सा जम्मू कश्मीर बन गया, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात आ गई, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ गया कि वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, तो फिर प्लेबिसाइट की बात कहां से होती है? पल्लवी शर्मा, आपका रिएक्शन। और ये कश्मीरियों को ये समझना चाहिए कि यहाँ पे कोई प्लेबिसाइट नहीं होने वाला, यहाँ कोई इंडिपेंडेंस नहीं होगी, यहाँ पे कोई पाकिस्तान के साथ नहीं जाने वाला। और कश्मीरियों के हाथ में पत्थर कदम बहुत अच्छा पकड़ाने है, वाले लेकिन देर से पाकिस्तानी उठाया गया। सुनील शेट्टी जी, इसे तो मानना पड़ेगा कि कदम देर से उठाया गया। पल्लवी शर्मा, ये कदम बिल्कुल माकूल टाइम पे हुआ। पुलवामा होने के बाद पूरे का पूरा देश जो है वो एक नई पुलवामा का इंतजार उसके लिए करने की जरूरत नहीं थी। पल्लवी शर्मा, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस वी हैव गॉन टू नॉन टॉलरेंस। ठीक है, सुनील शेट्टी आपकी बात पूरी हो गई। पल्लवी शर्मा, माकूल टाइम पे हुआ क्योंकि इलेक्शन आपके। देखिए भाई साहब, अगर पुलवामा होता है चुनाव के टाइम पे पुलवामा होता है तो उसका आंसर उसी टाइम पे दिया जाएगा, वो चुनाव के हो जाने का वेट नहीं होगा। आपको अगर ये था तो पाकिस्तान को कहते हैं कि पुलवामा जो है चुनाव के बाद होता है। बात पूरी हो गई जी। पल्लवी शर्मा, यस, देखिए अबू हुरैरा जी, मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता बहुत ज्यादा बौखला गए हैं। इन्हें शायद खुद सुनाई नहीं दे रहा ये क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं पुलवामा के बाद पहले और पुलवामा के बाद स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, ये शायद जम्मू कश्मीर में ही बैठे होंगे, मैं नहीं जानती कहां से बोल रहे हैं, लेकिन अगर नहीं है तो भी वहां जाके देखें कि स्थिति में क्या बदलाव आ गया है पुलवामा के बाद। क्या इन्हें यह पता है, ये सरकार के प्रवक्ता है, भाजपा के प्रवक्ता है, क्या इन्हें यह पता है कि पुलवामा के बाद भी 25 जवान और शहीद हो गए, या सिर्फ बात करने के लिए यहां पे आ गए? और ये यहां पे कह रहे हैं कि जब पुलवामा होगा उसका जवाब तभी दिया जाएगा, इलेक्शन से उसका कोई लेन देन नहीं। मैं मानती हूं हमारी वायुसेना को जब ठीक लगा उन्होंने जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी ने वायुसेना को शत नमन किया और हमारे वायुसेना के जो शौरवीर थे उनके जो शौर्य और जज्बा था उसको सलाम किया।
लेकिन मैं पूछना चाहती हूं 2014 से 2018 के बीच 16 बड़े आतंकी हमले हुए, पठानकोट हुआ, तब क्यों नहीं आपने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की? तब क्यों नहीं? हमने कोई डाउट नहीं किया, गलत नैरेटिव मत पुश करने की कोशिश कीजिए बार बार, ये भाजपा की पुरानी राजनीति है। अब 2019 में लोग इसमें फंसने वाले नहीं हैं। दूसरा, कर्नल साहब कुछ कह रहे थे, मैं उसका जवाब देना चाहती हूं। देखिए, जब कर्नल साहब कहते हैं कि जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुए वो उतने इफेक्टिव नहीं थे और भाजपा के वक्त जो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वो बहुत इफेक्टिव था, तो मैं इन्हें बताना चाहती हूं और देश की जनता को भी बताना चाहती हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पार्टी और भाजपा नहीं करती या कोई और विपक्षी पार्टी नहीं करती। स्ट्राइक्स जो होती है वो हमारे आर्मी के शूरवीर करते हैं, हमारे सैनिक करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है चाहे सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के टाइम में हो उसको भी उतना सम्मान मिलना चाहिए या भाजपा के टाइम में हो उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। आप तो खुद कर्नल है, आप तो खुद कर्नल है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, 2014 में आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह का खुद का स्टेटमेंट है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कांग्रेस के वक्त में। आप तो उसको भी दोहरा रहे हैं, आप जो उसको भी झुठला रहे हैं, आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को झुठला रहे हैं। ठीक है सलमान निजामी एक पॉइंट की बात और है कि जिस तरह से, ठीक है, ये सरकार ने बहुत देरी से कदम उठाया है टेरर फंडिंग को लेकर, या जिस तरह की वहां पर जो तंजीमें चल रही हैं उन पर जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, क्या सलमान निजामी हालात बदलेंगे इससे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहले भी जब नोटबंदी की बात हुई थी उस वक्त कहा था वो तब उस वक्त मनोहर पर्रिकर जी थे, उनको श्रद्धांजलि पेश करते हम। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद जो है पैसा जो है, ये जो पैसा आता है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, टेरर अटैक्स नहीं होंगे, मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 4 साल उसको भी हो गए, कोई चेंज नहीं आई। उसके बाद पुलवामा हुआ, अमरनाथ यात्री पे अटैक हुआ, नगरोटा हुआ, बहुत से आतंकवादी हमले हुए और बेकसूर लोगों की जान गई। मुझे नहीं लगता कि इन मसलों से कोई हल होने वाला है। मसला जो है वो बातचीत से ही हल होगा। जब तक आप कश्मीरी लोगों के दिल नहीं जीतेंगे, जब तक आप उनको टेबल पे नहीं बिठाएंगे, सिर्फ सेपरेटिस्ट जो है वो कश्मीरी नहीं है। कश्मीर को आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से देखिए। कश्मीर के जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, 17,000 से जायद जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, परसों ही 2 NC के वर्कर जो हैं वो हलाक हुए। कश्मीर में जो हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं, आप पहले उनको अपने साथ जोड़िए, उनके दिलों को जीतने की कोशिश करिए। आज हर कश्मीरी को आप कहते हैं कि ये देशद्रोही है। सलमान निजामी असल में जब बातचीत की बात आती है, जब बातचीत की बात होती है तो उस पर सियासत शुरू हो जाती है। देखिए, सियासत करने वालों को आप चुप करवाइए ना, वो आपका काम है, उनको आप ऑन बोर्ड लीजिए नहीं। और आप जो देखिए, जो आपके साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है, जो हिंदुस्तान के आईन को मानता है, और जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं उनको आप अहमियत मत दीजिए। लेकिन जो लोग आपके हैं एटलीस्ट उनको तो कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप अगर आप कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं, जो है बिल्कुल, लेकिन आप इस तरीके से आप छोड़िए कि आप पाकिस्तान को मौका देते हैं कश्मीर में घुसने का। इसी तरीके से जैसे आपने आज की कार्रवाई की, ये प्रवोक करती हैं ये चीजें। अगर किसी मासूम बच्चे की जान जाती है, वो 1 नहीं 4 आतंकवादी नए पैदा होते हैं। इसको खत्म करना है। बेकसूर लोगों की जाने जा रही हैं। इफ्तिखार मिसगर साहब, सरकार ने जो अब कदम उठाया, जिस तरह से ED या NIA जो अपना कदम जिन्होंने उठाया, ठीक है, ये कार्रवाइयां भी और इसके अलावा बातचीत भी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि बातचीत से ही ये मसला हल होगा। लेकिन जो नासूर हैं, जो हम में ही छुपे बैठे हुए हैं, उन्हें भी तो बाहर निकालने की जरूरत है। इफ्तिखार मिसगर साहब, देखिए, मुझे हंसी आती है जब सियासतदान एक साइड से मुल्क का वलवला बेचते हैं और दूसरी साइड से मुल्क के इस पे सियासत करते हैं। सीरियस कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रूल करना चाहती है, कांग्रेस रूल करना चाहती है। हिंदुस्तान के साथ कोई सियासतदान नहीं है, ये मेरी जुबान से आप सुन लीजिए। अगर हिंदुस्तान सीरियस है, अगर हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी, आर्मी जो भी और है, कश्मीर की लीडरशिप को भी संजीदा होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। कश्मीर की जो लीडरशिप है, कश्मीरियों को गले से लगाए। देखिए, कश्मीरियों को गले से लगाए, कश्मीरियों की बात सुने। अगर कश्मीरी पिछले 30 साल से मर रहे हैं, हमने मजम्मत करी जो अवंतीपोरा पुलवामा में हुआ, 40 लोग मर गए, लेकिन जो कश्मीरी लोग आज 30 साल से मर रहे हैं, आपके दांत में एक रेता का जरा भी नहीं गया।
क्या कश्मीरी आज बिल्कुल, 30 साल से लेकिन नहीं मर रहा है? इफ्तिखार वैसे साहब, ही बात जैसे दोनों वो तरफ से बच्चे बनेगी। मर गए, ताली दोनों हाथ से जब बजेगी तभी बिहार के ताली दोनों हाथ से ही बजेगी। के इफ्तिखार मिसगर आप साहब, उन्हीं लोगों की instigation अब जाहिर सी कराते बात हो। है कि बातचीत से ही मसला हल होगा और एक मेज पर आना चाहिए। लेकिन उससे पहले अब जो सरकार कदम उठा रही है, कम से कम इसकी भी सताइश की जानी चाहिए कि देर आयद लेकिन दुरुस्त आयद। यह सरकार का कदम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार मिसगर साहब, सुनील सेठी जी, सलमान निजामी साहब, पल्लवी शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कर्नल टीपी त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।